नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिसके बाद अब लंबे समय से अटके पंचायत और निकाय चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया है। आयोग के अध्यक्ष की ओर से इस बात की जानकारी रिपोर्ट सौंपने के साथ ही दे दी गई थी कि ओबीसी की 92 जातियों पर फोकस करके रिपोर्ट तैयार की गई है। जानकार बताते हैं कि इस रिपोर्ट के भीतर इस बात का जिक्र किया गया है कि 92 में से 11 जातियों का ही राजनीति में दबदबा है और इन 11 जातियों के ही 1000 से ज्यादा लोगों को राजनीति में भागीदारी मिली है। जानकारों की माने तो रिपोर्ट में ओबीसी को निकाय और पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सुझाए गए मापदंडों के हिसाब से आरक्षण देने की सिफारिश भी की गई है, जिसमें केवल ओबीसी की जनसंख्या को ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को भी आधार बनाया गया है। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारियां सामने आई हैं इससे जुड़ी हुई, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन ओबीसी के भीतर भी क्या इतनी असमानता है? ओबीसी वर्ग की बात करने वाले सियासी दल क्या अपनी सियासत के लिए चुनिंदा जातियों तक ही सीमित रहे? यही नहीं, क्या अब ओबीसी के भीतर प्रतिनिधित्व का नया समीकरण बनने जा रहा है? आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि रिपोर्ट सौंपने के बाद में आयोग के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। हमारे पास में ओबीसी में जो कास्ट कवर हो रही है, जिसमें एमबीसी वाले भी कोई आ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन हमने हमारे पास में जो शेड्यूल्ड जो 92 कास्ट है हमारे सोशल जस्टिस साइट पर, उसमें हमने उन पर फोकस करके काम किया है। और हमारा काम इतना ही है कि ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में, मीन्स के म्यूनसिपलिटी में और पंचायती राज संस्थानों में कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जांच करके हमने रिपोर्ट दी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ में करवा देते हैं। हमारे साथ में सुभाष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेपी यादव जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जेपी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुभाष जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, आज जो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन जो जानकारियां सर सामने आई है कि 92 जातियों पर फोकस करके रिपोर्ट तैयार की गई और उसके भीतर जो जानकारी आई कि 11 जातियों का ही दबदबा राजनीति में रहा है, उन्हीं को भागीदारी मिली, उनसे जुड़े हुए 1000 लोगों को। तो इसका मतलब तो ओबीसी के भीतर भी बहुत ज्यादा असमानता रही है सर। अब तक सियासी दलों ने अपने फायदे के लिए चुनिंदा जातियों तक ही उनकी जो एक पहुंच थी वो सीमित रही है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। निश्चित रूप से ये मैटर ऑफ फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपना एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क, जिसको रिमार्क कहते हैं, वो कर चुका है कि जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो अनारक्षित रह गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कोटा विद इन कोटा की बात कर रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ओबीसी का आरक्षण या कोई भी आरक्षण देती हैं तो समुदाय की ताकत और उसका जो वर्चस्व है, जो जनसंख्या के आधार पर बनता है, जो इलाकों के हिसाब से बनता है, उसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में 1999 में जैसे जाटों को आरक्षण दिया गया, उससे पहले तो जाट आरक्षित नहीं थे। तो धौलपुर भरतपुर को छोड़कर जब जाट आरक्षण की राजनीति शुरू हुई तो ये दबदबाई तो था। और दूसरी बात ये है कि जैसे गुर्जरों ने आंदोलन किया, तो अब गुर्जर ओबीसी में आ रहे हैं, लेकिन वो विशेष दर्जा और एसटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो बना हुआ है हमारे देश में, हालांकि देखिए दीपक जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ मनुवाद की भर्त्सना होती है, लेकिन जातिगत जो ये जड़ें हैं ये इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि अब गांव-गांव में ये स्थिति बनने वाली है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में जस्टिस भाटी ने जो कहा है वो ये है कि 81 जो जातियां हैं आरक्षित वर्ग की, ओबीसी वर्ग की, उनको राजनीतिक पिछड़ापन के शिकार है, उनको राजनीतिक आरक्षण उस तरह से नहीं मिल पाया जो बाकी 11 बड़ी जातियों को मिलता रहा है। तो ये जो कोटा विद इन कोटा की जो बात कही जा रही है, इस बार इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग मामला बनने वाला है क्योंकि जैसे राइका है, लोहार है, नाई है, दर्जी है, ये जो दस्तकारी के जो काम करते हैं, कर्मकारी के जो काम करते हैं, इनको आरक्षण नहीं मिल पाया। तो अब होगा क्या कि 11 जो बड़ी जातियां हैं, जैसे कि ओबीसी में आज तक होता क्या आया था कि 21% का जो ओबीसी का आरक्षण चल रहा था, उसमें यह था कि भाई ओबीसी एक एज ए होल देखी जाती थी और जहां पर ओबीसी वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधि, मतलब ज्यादा जनसंख्या होती थी, उस वार्ड को या उस जगह को ओबीसी करार दे देते थे, क्योंकि जातिगत आधार पर तो लिख नहीं सकते। तो हो क्या रहा था, एससी, एसटी और ओबीसी और महिला, ये 4 कैटेगरी का आरक्षण है। तो अब इसमें आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये इस बार यदि लागू हो गया तो ये बहुत आश्चर्यकारी होगा और ऐतिहासिक होगा। क्योंकि जो अनारक्षित रह गई, एक तरफ पिछड़ी रह गई, जिनको उस तरह का लाभ नहीं मिल सका, उन वार्डों को
उन इलाकों को आरक्षित किया जाएगा। ये इस रिपोर्ट का खास क्रक है जो समझने लायक है जनता के लिए, कि जो ऐसा नहीं होने वाला है अब कि जो 11 जातियां हैं जहां इनका दबदबा है, जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा है, उसी के आधार पर अब तक जो हो रहा था वो अब बढ़ जाएगा। अब 81 जो बाकी जातियां हैं, इनके जो वार्ड हैं, इनके जो इलाके हैं, वो ओबीसी आरक्षण में कवर हो जाएंगे। तो ये वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। लेकिन बात वहीं आती है कि जो बड़ी जातियां हैं, बड़ा जो जिनका चंक है, अब उनका क्या हाल होने वाला है? वो स्वीकार करेंगे क्या सर? वो स्वीकार करेंगे क्या? वो स्वीकार कर पाएंगे क्या? वो बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये कि गांव-गांव, वार्ड में अब ये जाति का नाम ले लेकर जो पंचायत शुरू होने वाली है, इसके क्या रिपरकशंस आने वाले हैं, ये देश के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला मामला है। क्योंकि अभी तक हम बात ये कर रहे हैं कि भाई समाज में जातिगत जो मामला है, जाति प्रथा है, इसको प्रथा का नाम इसीलिए तो दिया गया है जी सर, क्योंकि ये एक तरह की कुरीति है। और भारत इस मामले में पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पर बदनाम भी है कि भारत में जातिगत मामला है। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? दिनों दिन 80 साल के बाद भी यदि आरक्षण के नाम पे समझ लीजिए आप, यदि हम जातियों की बात करेंगे, जातियों को कैटेगराइज करेंगे, तो ये क्या हाल होने वाला है ये देखने में जरूर आएगा। ठीक है सर। लेकिन हाँ, रिपोर्ट में कुछ जो अच्छाई है वो मैंने आपको बताई। ठीक है सर, ठीक है। मैं जेपी यादव जी आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि आपकी सरकार के समय रिपोर्ट आई है, अब आप लोगों को इसको लागू करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात अब आप भी इससे सहमत होंगे कि जो सियासी दल हैं वो अपने फायदे के लिए चुनिंदा जातियों तक ही सीमित रहे हैं, तो क्या अब जो भी रिपोर्ट आ गई है तो इसको देखते हुए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे उन बाकी बची भी 81 जातियों के लिए भी? दीपक जी मेरे को बोलना है। जेपी यादव जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपको क्या आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपसे ये है, आपने सवाल सुना हो तो जवाब दे सकते हैं आप? हम एक बार सवाल थोड़ा दोहराइए दीपक जी। मैं ये कह रहा हूं ओबीसी के भीतर इतनी असमानता, कहीं ना कहीं चुनिंदा जातियों तक आपकी पार्टी भी सीमित रही होगी, तो अब जो रिपोर्ट आई है उसके बाद में कोई ठोस कदम उठाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए दीपक जी, हमारी सरकार जो ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी वर्ग को उसका हक देने का काम जो है ना हमारी सरकार करेगी। आज जो अधिकार जो है वो माननीय न्यायालय ने ओबीसी के लिए तय किए, वो अधिकार माननीय न्यायालय के माध्यम से हमारी सरकार जो है आज ओबीसी वर्ग को देने का काम कर रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और स्वयं की बात तो यह है कि जब ये 2022 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ओबीसी आयोग का गठन करने के लिए ओबीसी का उसको अधिकार देने के लिए जब सरकार को कहा गया, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने उस समय बिल्कुल भी 1.5 साल सरकार है कांग्रेस ने उसके कोई काम नहीं किया और ओबीसी का जो हक और अधिकार था वो कांग्रेस सरकार ने उस वर्ग को देने का काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन करके जो ओबीसी की जातियां हैं उन जातियों को उनका अधिकार एक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व जो है वो देने का काम आज हमारी सरकार जो है वो कर रही है। और निश्चित रूप से लेकिन ठीक है, आपने ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने आयोग का गठन भी नहीं किया, आप लोगों की जब सरकार थी उस दौर में हो गया 2025 में। लेकिन मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग भी चुनिंदा जातियों तक तो सीमित रहे, ओबीसी की तमाम जो जातियां थी 92 जातियां, उनको समानता देने की कोशिश तो आप लोगों ने भी नहीं की होगी उस दौर में जब तक रिपोर्ट नहीं आए। ऐसा नहीं है। सबको देखिए, ये जातियों का कैटेगराइजेशन तो अभी ओबीसी का गठन आयोग का गठन हुआ और गठन होने के बाद तो तय हो पाया कि कितनी जातियां जो है वो आज ओबीसी में आ रही है और इन जातियों को प्रतिनिधित्व करने का काम जो किया आज तो हम ही तो कर रहे थे। दीपक जी, कांग्रेस ने क्या किया इसके अंदर? कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं। आज जो जातियों का आज 12 जातियां जो ओबीसी के अंदर जो है कैटेगराइज हुई है, इन जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम तो हमारी सरकार ही कर रही है। ठीक है सुनील, संजय शर्मा जी बैठे हैं, संजय शर्मा जी जवाब दे देंगे। ठीक है, संजय जी ने सुन ली आपकी बात, संजय जी आपका रिएक्शन, क्या अब ओबीसी की तमाम जो जातियां उनको प्रतिनिधित्व मिल पाएगा यदि आप रिपोर्ट को मानते हैं तो? दीपक जी नमस्कार, और बाकी सभी दोनों मेरे को-पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, एक तो मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान शिव का, जो इस पावन सावन के महीने में ये रिपोर्ट आ गई, सबको सद्बुद्धि मिली। सरकार भी जो हर धर्मिता पे थी कि नहीं। संजय जी, सावन तो आपके सरकार में भी आए थे, आपकी सरकार में भी 2-2 सावन निकल गए। जेपी जी, उन्होंने आपकी बात सुन ली, पहले उनको अपनी बात रख लेने दीजिए।
जेपी जी, उन्होंने आपकी बात सुनी है, उन्होंने आपकी बात सुनी, उनको अपनी बात रखने दीजिए एक बार। जेपी जी, नहीं, संजय जी ने जो बात कही है मैंने उसका जवाब दिया, बाकी अपनी विषय रखते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। जेपी जी, आप तो भाई हो, आप तो अच्छे श्रोता भी हो, अच्छे वक्ता हो, अच्छे श्रोता भी हो। देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट का स्वागत होना चाहिए कि बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद ये रिपोर्ट शाया हुई है। कल जस्टिस मदन लाल भाटी रिटायर्ड साहब ने ये रिपोर्ट सीएम साहब को सौंपी है। 900 पन्नों की रिपोर्ट है, 74 लाख लोगों को टच किया गया है। तो ये रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे मन से, कर्म से इस रिपोर्ट को मानने को भी तैयार है। मैं आपके सामने कह सकता हूँ संजय जी, इम्पैक्ट। आपने अपनी बात रखी, छोटी सी एक बात में, कल कांग्रेस के एक दूसरे प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए ऐसा है, किसी ने अपनी निजी कैपेसिटी में कुछ कह दिया होगा। पार्टी का जो स्टैंड है मैं आपके सामने दीपक जी रखता हूँ। इस आयोग की जो रिपोर्ट है, एक तो मैं ये डिमांड भी करता हूँ कि सरकार इस रिपोर्ट को पब्लिक करे, क्योंकि सरकार का डिस्क्रिशन है कि इसको प्रकाशित करे या ना करे। पर मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के सभी जनमानस में जो लोग हैं वो इसको देखें कि कौन सी वो जातियां हैं जिनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला, कौन सी जातियां ऐसी हैं जो इस ओबीसी में जिनको नहीं मिल पाया। तो सबके सामने आना चाहिए। अगर देखिए हम बच नहीं सकते, अगर जाति सच्चाई है, आज हमारे देश की जाति सच्चाई है, जैसे धर्म सच्चाई है, जाति भी सच्चाई है, तो हमें इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए ताकि सबको ये लगे कि किसकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। वो राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो पब्लिक में होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि आगामी पंचायती राज चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी की टिकटों में आप ये देख लेंगे कि जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है किसी कारण से, हम उनको टिकटें देंगे, उन्हें मजबूत करेंगे, क्योंकि यही तो होना चाहिए। अगर आज ये रिपोर्ट आ गई है और जस्टिस भाटी की रिपोर्ट में अगर उसके बाद भी पार्टियां काम नहीं करेंगी, बीजेपी का तो नहीं पता, शायद वो नहीं करते हैं, उनको सवर्णों से ज्यादा मतलब होता है। हम हमारी बात कर रहे हैं, हम पिछड़ों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। हम तो ये मान के चलना दीपक जी कि हमारे टिकट बंटवारे में आप ये देख लीजिएगा कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति में हो, और खास तौर से ओबीसी वालों को, क्योंकि ये बहुत पेंडेंसी के बाद रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का स्वागत है और इसी रिपोर्ट के हिसाब से अब जो है सियासत पे तय होगी। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सवाल और संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस भी लंबे टाइम तक सत्ता में रही, तो आप अभी जो बात करें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी आप लोग भी दे तो नहीं पाए होंगे। अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है तो उसके बाद में देनी पड़ेगी तमाम सियासी दलों को। दीपक जी देखिए, ये तो एक नियम होता है। आप जब शासन कर रहे होते हैं तब बहुत सी चीजें सामने आती हैं, और कोई चीज के पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही तो आप काम करेंगे। आज अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती है, मैं तो दे रहा हूँ क्रेडिट बीजेपी को, चलो आपने करवाई, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी प्रवक्ता का दिल इतना बड़ा नहीं है कि हमको कोई शाबाशी दे दे, मैं दे रहा हूँ इनको कि बहुत अच्छा है जी, आपके कार्यकाल में रिपोर्ट आई है। पर इसको मानोगे क्या? इसमें काम करोगे क्या? पहले पुरानी बातें छोड़ो, 22 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, पास्ट है ना। आज की बात करेंगे। अगर आज ये रिपोर्ट आई है सीएम साहब के पास में, अब जो है राज्य चुनाव आयोग के पास जाएगी, वहां से फिर आगे जो निकाय चुनाव और पंचायती इसका नगर निकाय चुनाव का जो है रास्ता साफ होगा। तो इस रिपोर्ट का फायदा क्या अगर बीजेपी जैसी पार्टी इसका स्वागत नहीं करेगी? और मैं दावे से कहता हूँ वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ओबीसी नहीं आते हैं। उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ इलीट लोग आते हैं जिनका उनको वोट मिल जाता है। ठीक है, तो हम ही हैं इनके पैरोकार, हम ही पैरोकारी करते हैं। चलिए, आप पैरोकार हैं, वो कह रहे हैं रिपोर्ट हमने तैयार करी, आप कह रहे हैं पैरोकार हम हैं। मैं सुभाष जी आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या राजस्थान की राजनीति की दिशा बदलेगी इस रिपोर्ट आने के बाद में? और दूसरा, जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको सर क्या टिकट वितरण में कुछ फेरबदल करना पड़ेगा या रणनीति बदलनी पड़ेगी टिकट वितरण में? अब निश्चित रूप से रणनीति बदलनी पड़ेगी, और ये जो नए वार्ड जिनकी लॉटरी खुलने वाली है, जो अनारक्षित रह गए थे एक तरह से, जिनको लाभ नहीं मिल पाया, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उनके हिसाब से इनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से चेंज आपको दिखेगा, कुछ जिलों के ऊपर असर नहीं आएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ रही है बातें। अब बात यह है कि ये जो आयोग बनाया, आयोग तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है। ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि भाई कई राज्य जो हैं वो इस तरह के कर रहे थे कि आरक्षण को 50% से ऊपर ले जा रहे थे, तो इस यार्ड स्टिक को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, और अब राज्यों को आयोग बनाकर ही ये काम करने पड़ेंगे। अब जहां तक बात है कि कौन किसके साथ है, कौन किसकी पैरवी कर रहा है, ये एक बड़ा विडंबनात्मक दृश्य सामने आता है, और ये बड़ी विरोधाभासी बातें सामने आती हैं। जब मंडल आयोग को लागू किया गया तो वीपी सिंह की सरकार का विरोध किसने किया?
कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी ने खिलाफ बयान दिया। अब आप देखिए जरा कि आज राहुल गांधी का एक बयान है जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यदि ये बात सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट के उस ऑब्जर्वेशन को देखा जाए जिसमें यह कहा गया कि भाई आरक्षित जो जाति है, आरक्षित जो वर्ग है, उसमें कई वर्ग ऐसे हैं, कई जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक लाभ नहीं मिला। क्योंकि इसका कारण क्या बनता है दीपक जी? इसका कारण है कि संख्यात्मक स्थिति कम होना। अब मान लीजिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, उस भागीदारी है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसका जितना बड़ा प्रभाव है, जो जितनी बड़ी जाति है, तो उसको आरक्षित ज्यादा माना जाएगा, उसके आरक्षण का लाभ ज्यादा दिया जाएगा। कांग्रेस का स्टेटमेंट तो ये है। अब बात यहाँ ये है कि ये जो है कि भाई जिसकी, अब मान लीजिए कोई इलाका है जिसमें एक परिवार है एक जाति का, अब उसको तो आरक्षण कैसे मिलेगा? कोई लाभ मिलने का सवाल ही नहीं है इसे, ये स्टेटमेंट की रोशनी में यदि देखा जाए तो। जी सर। तो अब इसको बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आखिर चाहते क्या हैं। नारेबाजी करने से काम नहीं चलता है। आखिर उनकी मंशा है क्या? मंशा क्या वाकई ऐसी है क्या कि जो अति पिछड़ा है या जिसकी संख्या बिल्कुल कम है उसको आरक्षित किया जाएगा क्या? उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाएगा क्या? क्योंकि यदि गांव की स्थिति देखें हम, जो कि चुनाव गांव में होने वाले हैं, गांव में तो ये स्थिति है कि जिस जाति का ज्यादा बड़ा दबदबा होता है वो जाति दूसरी कमतर जातियों को, जिनकी संख्या कम है, उनको तंग करती हैं, उनके आदमियों को मारपीट हो जाती है। वो कौन से चुनाव में खड़े होने देंगे? तो सर ये तो चुनौती, सर ये तो सियासी दलों के लिए चुनौती भी है फिर अब। हाँ, यही तो मैं कहने जा रहा था आपको कि इस सर्वे रिपोर्ट ने अब जो 81 जो जातियां हैं जिनका संख्या बल कम है, अब संख्या बल के हिसाब से देखें तो कांग्रेस तो संख्या बल को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनका तो नारा यही है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जो मसला है ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसको किस तरह से सुलझाया जाएगा, ये लॉटरी जब खुलेंगे जब समझ में आएगा कि भाई जो आज तक, जैसे मान लीजिए राई का समुदाय है, नाई समुदाय है, ये गांव में एक एक परिवार होते हैं, लोहार परिवार हैं, इनको कौन सी इनकी संख्या है बताइए आप जरा। तो इनका कैसे आरक्षित किया जाएगा? इनको उस इलाके में किस तरह से ओबीसी का जो लॉटरी सिस्टम वो लागू हो पाएगा? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। ये रिपोर्ट आ जाना, रिपोर्ट को सार्वजनिक भी, जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक करते ही फिर जो विद्रोह होगा, जो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का क्या होगा? मंडल आयोग के टाइम आप सबको, हमको पता है कि कितने लोग मारे गए, कितना आंदोलन हुआ, देश का चक्का जाम हो गया था, विकास रुक गया, सारे काम ठप पड़ गए, सरकारें ताश के पत्तों की तरफ ढहती गई। तो ये किस तरह का माहौल बनना है देश में, ये बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है। जी ठीक है सर। संजय जी, ये चुनौती तो रहेगी सियासी दलों के लिए, जिस बात का जिक्र अभी सुभाष जी भी कर रहे थे कि जिनकी संख्या बल के लिहाज से जो जातियां कम होंगी या उनकी जनसंख्या कम होगी, तो उनको किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? क्योंकि नारा तो आप लोगों का भी वही था, हिस्सेदारी, भागीदारी। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से सुभाष जी पत्रकार हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनका सम्मान है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही तो जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स होती है। अगर आज पॉलिसी मेकर्स अगर किसी आने वाले चैलेंज से डर जाएंगे तो कैसे विकास कर पाएंगे? अगर आज राजस्थान में ये आयोग की रिपोर्ट आई है, और वैसे देखिए मेरा मानना है आइडियली तो ये रिपोर्ट तब आनी चाहिए थी जब जातिगत जनगणना हो जाती। हालांकि पूरे देश में नहीं हुई है, पर आदर्श स्थिति वो होती कि अगर जातिगत जनगणना आती उसके बाद में फिर ये रिपोर्ट आती। पर चलिए कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट आई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 2 चुनाव जो पेंडिंग है, जो भाजपा की निष्ठुर सरकार, जो जनमत से डरी हुई सरकार, जो इसको डिले कर रही थी इसकी आड़ में, तो चलो अब ये काम भी हो गया। अब इसके बाद में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है, इसके अगर देखो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, इसके वो अंश प्रकाशित कर दे जिनसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे सुभाष जी। सर लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी कौन सा बढ़िया राजस्थान का। राजस्थान में महिला अत्याचार टॉप पर चल रहा है। राजस्थान जितने भी बीजेपी के डबल इंजन संजय बिल्कुल सही कह रहे हो जेपी जी। देखो संजय जी, राजस्थान महिला, चलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय से भटक रहे हैं हम लोग। आपको पता नहीं अभी राजस्थान बोल रहे हो, मुझे लग रहा था कि विषय से भटक रहे हैं, बहुत संवेदनशील विषय है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान के अपराध के आंकड़ों के बारे में ठीक है संजय जी और जेपी जी, प्लीज विषय से मत भटकिए। मेरी बात है, राजस्थान में अपराधों के आंकड़े बहुत गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। अरे ठीक है सर, संजय जी आप तो चलिए संजय जी आप कंटिन्यू करिए, विषय से जुड़ी बात पर कंटिन्यू कर लीजिए। जेपी जी प्लीज, जेपी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, जेपी यादव जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जेपी जी आपका टाइम आएगा, मैं बोलूंगा फिर आप नहीं बोल पाओगे। देखिए राजस्थान अपराधिस्तान बन चुका है, ये फैक्ट है।
एनसीआरबी का डेटा दिखा दूंगा मैं आपको, मैं कोई मन से नहीं कह रहा। दिखाइए डेटा, एनसीआर डेटा दिखाइए आप। ठीक है संजय जी, विषय पर बात कर लीजिए। संजय जी बहुत कम, NCRB के डेटा संजय दिखाइए जी आप। कम समय, विषय पर बात कर लीजिए। सुभाष जी हमारे सम्मानित है, बड़े हैं, उन्होंने एक बात कही, इस पे मैंने कहा कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कोई और परिस्थिति हो, गवर्नमेंट क्यों आती है भाई, राज क्यों करते हैं? गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि कोई भी विषम परिस्थिति आए तो उसमें हम कैसे काम करेंगे। आज दीपक जी एक मिनट में संजय जी के इस स्टेटमेंट पर एक कमेंट करना चाहूंगा। हाँ सर सर, दीपक जी जी सर प्लीज सर। कमेंट ये है कि 1931 में अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की राजनीति के तहत जो जातिगत जनगणना, लास्ट जनगणना थी, उसके बाद हमारे जो नेता थे, हमारे जो पितृ पुरुष जिनको कहते हैं और अच्छे लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया और जो जिन्होंने राज किया शुरुआत के सालों में, उन्होंने क्या सोचकर इस जातिगत जनगणना के ऊपर रोक लगाई? कोई कारण रहा होगा ना। कारण यही था कि जातिगत आधार पर भारत के ऊपर ये जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है, इसको धीरे धीरे हम दूर करेंगे और किसी तरह समाज को एकीकृत करेंगे, इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनाएंगे। अदरवाइज आप मुझे बताइए कि 1951 की जो जनगणना भारत राज्य ने कराई, 61 की कराई, वो क्यों नहीं आप मान रहे हैं कि भाई हाँ ये जनगणना जातिगत आधार पर नहीं हुई? अब चूंकि कांग्रेस का प्रेशर है, राहुल गांधी का प्रेशर है, सरकार भी दबाव में आ गई। सरकार ने भी कहा कि ठीक है जातिगत जनगणना करा लेते हैं, क्योंकि वोट की राजनीति है। ये देश के लोगों को दृढ़ निर्णय लेना पड़ता है, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, दबाव में आने की राजनीति नहीं करेंगे अब। ठीक है, ये राजनीति का कौन सा स्वरूप आपके सामने आ रहा है जिसमें दबाव में आकर इन्होंने जातिगत जनगणना कराई? वही अंग्रेजों की परिपाटी निभाई जा रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है जेपी यादव जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मुझे ये बताइए 5 सेकंड सर दीपक जी, 5 हाँ कर लीजिए, देखिए समय की कमी है संजय जी मेरे पास, इसलिए जी 5 सेकंड। सुभाष जी सर, आपकी बात का पूरा सम्मान है, आपने एक आदर्श परिस्थिति बताई कि क्या होना चाहिए, बट सर डिफिकल्टी ये है कि भारत आज जिस मुहाने खड़ा है, जातिगत एक सच्चाई है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। पर चलो जो भी है, मैं तो ये कहता हूं कि जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का कांग्रेस होल हार्टेडली स्वागत करती है और हमारे निकाय के और पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे में भी आप इसका परिणाम देखेंगे। ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं। ठीक पर है, भाजपा के पाले में गेंद है कि भाजपा चलिए चुनाव ठीक है, जो भागती आई है वो क्या करेगी। ठीक है जेपी यादव जी, मेरा आपसे भी आखिरी सवाल ये है कि जिस जेपी जी, आप आवाज सुन पा रहे मेरी? चलिए लगता है जेपी जी से हमारा संपर्क टूट गया। सुभाष जी आपकी आखिरी टिप्पणी सर। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, है तो ये हम लोग ही ना। आखिर में कोई आसमान से तो आए हुए लोग हैं नहीं, कोई चंद्रमा से तो आए नहीं है। हम ही लोग हैं जो पार्टियां बनाते हैं, हम ही लोग पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, हम ही जनप्रतिनिधि बनते हैं। हमें फैसले इस तरह के लेने हैं जिससे भारत जो है, भारत का जो सामुदायिक सिस्टम है जो अब विखंडन की तरफ चला जा रहा है, अंग्रेज के जाने के बाद में बहुत बुरा असर हमने देखा है राजनीति की वजह से। अंग्रेज के टाइम में भी देखने में आ गया था ये, लेकिन राजनीति ने इसको इतना मतलब जिसको कहते हैं मनों में इतना वितृष्णा पैदा कर दी है, इतना घृणास्पद माहौल है कि जो राजनीति क्या दे देगी समझ में नहीं आता, लेकिन समाज विखंडित हो गया है। ठीक है सर, ये आए दिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनसे और बिगड़ेगा, मेरा मतलब ये है। ठीक है जेपी यादव जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बीच में आपसे संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आप लोग इस रिपोर्ट के आधार पर ठोस कदम उठाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन सुभाष जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि जो कम संख्या में जो कम संख्या में जो जाति हैं उनका उत्थान किस तरीके से कर पाएंगे आप? उन 81 जातियों का जो संख्या बल के लिहाज से कम है, जिनकी जनसंख्या कम है। जेपी जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनका कनेक्शन काम नहीं कर रहा है दीपक जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेपी यादव जी, सुभाष शर्मा जी और साथ में संजय शर्मा जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब बड़ी चुनौती यह है कि जिन 92 जातियों पर फोकस करके सर्वे किया गया, जो सामने आया कि सिर्फ 11 जातियों का ही दबदबा राजनीति में रहा है, तो ऐसे में बाकी बची 21 जातियों को किस तरीके से आगे लाया जाएगा, कैसे उनका उत्थान सियासत में हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में इसको लेकर कुछ तस्वीर भी सियासी दलों की देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।